सूरजपुर राज्य में एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। नाम था किशोर। वो रात में राजा के खेतों में पहरेदारी का काम किया करता था। उसकी माँ उसके आलसीपन से बेहद परेशान थी। अरे निकम्मे, उठ जा, काम पर नहीं जाना क्या? उठता हूँ माँ। हे भगवान, ऐसी सटियाई माँ किसी को ना दे। भगवान, ऐसा आलसी बेटा किसी को भी ना दे। फिर किशोर तैयार होकर राजा के खेतों की ओर चल पड़ा। देर हो गई है, कहीं महाराज नाराज ना हो जाए। चुपचाप जाकर पहरे पर तैनात हो जाऊंगा। किसी को देर से आने की कानो कान खबर ना होगी। तभी रास्ते में उसे महाराज अपने महामंत्री के साथ मिल जाते हैं। किशोर, हमें खबर मिली है कि तुम रोज इसी तरह से देर से आते हो। प्रणाम महाराज। क्या बताऊं महाराज, इस कड़कड़ाती ठंड में लकड़ियां काटने जाना पड़ता है। उन्हें बेचकर लौटते लौटते देर हो जाती है। किशोर, क्या हमारी दी हुई तनख्वाह से तुम्हारे घर का खर्चा पूरा नहीं होता? खास हो सकता महाराज, मगर क्या बताऊं, 4 छोटे भाई का अकेला ही सहारा हूँ। फिर कुछ पल सोचने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अपने काम पर लग जाओ। कल हम तुमसे इस विषय पर बात करेंगे। जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर किशोर आगे की तरफ बढ़ जाता है। महामंत्री जी, बेचारा कितनी मेहनत करता है। नहीं महाराज, मुझे तो ये बहुत ऊंचे दर्जे का झूठा हुआ मक्कार दिखाई देता है। और महाराज, मैंने तो सुना है कि ये आलसी भी पक्का है। इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास महामंत्री जी? जी, प्रमाण तो नहीं है, मगर मैंने राजकर्मियों से अक्सर सुना है कि किशोर बहुत ही आलसी है। ठीक है महामंत्री जी, आज रात ही हम इस बात का पता लगाएंगे कि महल में नौकरी के समय कौन कौन काम चोरी कर रहा है, और कर्मचारियों को सजा देना आपका काम होगा। मेहनती कर्मचारियों को हम खुद इनाम देंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। उसी समय राजा के खेत पर सारे पहरेदार इकट्ठे हुए और आपस में बोलने लगे। साथियों, सारा गांव सो चुका है, अब हमें भी थोड़ी कमर सीधी कर लेनी चाहिए। हाँ, मगर आज रात खेत की पहरेदारी की बारी किसकी है? किशोर की। मैं मगर मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। कोई बहाना नहीं चलेगा किशोर। मुझ पर रहम करो भाइयों, सिर्फ आज कोई मेरे बदले पहरा दे दो, कल मैं दे दूंगा। तो पहरेदार एक एक करके बोले, मैं तो नहीं दूंगा। मैं भी नहीं दूंगा। जिद मत करो किशोर, और फिर सप्ताह में एक बार तो हम में से एक को जागना ही पड़ता है। तुम दोनों की यही मर्जी है तो ठीक है, मैं ही पहरा दे देता हूँ। तो फिर हम पास वाली कोठरी में सोने जा रहे हैं। अगर कोई खतरा दिखाई दे तो कोयल की आवाज करना। फिर वो दोनों पहरेदार पास ही की कोठरी में सोने के लिए चले गए और किशोर खेत के बाहर ही खड़ा रहा। जब आधी रात को राजा मोहन सिंह महामंत्री के साथ गश्त पर निकले तो उन्हें खेत के दूसरे कोने पर कोई नहीं दिखा। कमाल है महामंत्री जी, आज कोई पहरे पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? मैं खुद चकित हूँ महाराज, न जाने सारे कहाँ चले गए। कुछ और आगे बढ़ने पर महाराज बोले, तो इस तरह से होती है हमारे खेतों की पहरेदारी। उसी समय महाराज को कुकू की आवाज सुनाई देने लगी। अरे, ये आवाज कैसी? आइए महाराज, आवाज की दिशा में चलते हैं। महामंत्री जी, आप पहले इस कोठरी को बंद कर दो ताकि ये कमबख्त पहरेदार भाग ना सके। महामंत्री बाहर से कोठरी को बंद कर देता है और वो दोनों किशोर के पास पहुंच जाते हैं। ये तो किशोर है, और क्या हो रहा है यहाँ पर? बाकी पहरेदार कमबख्त कहाँ मर गए? किशोर, तुम कोयल की आवाज क्यों निकाल रहे थे? महाराज, उन पहरेदारों को यहाँ बुलाने के लिए। क्या मतलब? महाराज, कुछ देर पहले मैंने उधर झाड़ियों की तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा था। शायद वो कोई चोर या जासूस रहा होगा महाराज। ये देखकर मैंने सभी पहरेदारों को कोयल की आवाज में संकेत देकर खतरे के प्रति सतर्क कर देना चाहा। पर वो संदिग्ध व्यक्ति अब कहाँ है? महामंत्री जी, शायद हमारी आवाजें सुनकर वो भाग गया होगा। और बाकी पहरेदार घोड़े बेचकर कोठरी में सो रहे थे, इसीलिए मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ओह, तो अब समझ में आया कि मेरे संकेत देने पर भी वे आए क्यों नहीं। देखो महामंत्री जी, आपका आलसी और कामचोर ही नमक हलाल निकला
और बाकी सब नमक हराम। हमारा आदेश है कि उन सबको तुरंत ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए और उन सबको कारागार में डाल दिया जाए। किशोर को हम खुद कल इनाम देंगे। जो आज्ञा महाराज। फिर अगले दिन सुबह होने पर महामंत्री जी, हम किशोर से बेहद प्रसन्न हैं। आप ही बताएं कि उसे किस तरह का इनाम दें। महाराज, उसे कुछ स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। अधिक बड़ा पुरस्कार उसके हित में ना होगा, क्योंकि रात को पकड़े गए पहरेदार का कहना है कि किशोर भी कल उन लोगों के साथ शामिल था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि किशोर आलसी, कामचोर और साथ ही ऊंचे दर्जे का झूठा भी है। जी हाँ महाराज, कल किस्मत से वह भले ही बच गया था, पर मुझे यकीन है कि वो भी उन पहरेदारों के साथ ही मिला हुआ है। कुछ भी हो महामंत्री जी, कल काम चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए पहरेदार में किशोर शामिल नहीं था। हाँ, भविष्य में हम उस पर नजर रखेंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज, पर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, एक आलसी का भाग्य कभी नहीं बदल सकता, चाहे आप पूरा राज्य ही उसे इनाम स्वरूप दे दें। क्यों ना लगे हाथ आपकी इस बात की भी जांच कर ली जाए। मैं समझा नहीं महाराज। समय आने पर हम आपको खुलकर समझाएंगे महामंत्री जी। फिर उसी दिन राजा ने एक सैनिक को दिन में ही किशोर को बुलाने को भेजा। किशोर तुरंत ही राजा के पास गया। आओ किशोर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम ये पत्र लेकर तुरंत रामपुर के सेठ के पास चले जाओ और सुनो, ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, राह खर्च के लिए ये रख लो। जो आज्ञा महाराज। फिर किशोर रामपुर के लिए जाने लगा और सोचने लगा, मर गया मैं तो इस कड़कड़ाती ठंड में। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो मेरी कुल्फी ही जम जाएगी, लेकिन नौकरी करनी है तो जाना ही पड़ेगा, वरना ऐसी आरामदायक नौकरी और कहाँ मिलेगी जहाँ केवल मुफ्त की ही तनख्वाह लिए जाओ। क्यों ना मैं ये काम अपने मित्र रामू को सौंप दूं। ऐसा सोचकर किशोर सीधा अपने दोस्त रामू के यहाँ चला गया। कहो किशोर, आज एकाएक इस समय कैसे आना हुआ? दोस्त, मैं बड़ी ही मुसीबत में फंस गया हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की अत्यंत आवश्यकता है। किशोर ने उसे सारी बात बता दी। काम से जी मत चुराओ किशोर, वरना निठल्लेपन की आदत पड़ जाएगी। तुम राजा के नौकर हो, तुम्हें राजा के हुक्म का पालन करना ही चाहिए। दोस्त, तुम मेरा ये काम कर दो और राह खर्च के लिए ये स्वर्ण मुद्राएं भी तुम ही रख लो। दोस्त होने के नाते तुम्हारा ये काम तो मैं कर दूंगा, मगर याद रखो, अपने इस आलसीपन के लिए तुम्हें एक दिन जरूर पछताओगे। बस बस उपदेश मत दो, ये चिट्ठी लो और फौरन रवाना हो जाओ। फिर किशोर अपने घर लौटते हुए सोचने लगा, अब घर चलकर आराम करता हूँ, शाम होते ही महल में उपस्थित हो जाऊंगा, मगर महाराज को क्या जवाब दूंगा। हाँ, कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। उधर रामू सेठ जी के पास पत्र लेकर पहुंच गया। ये पत्र आपके लिए महाराजा ने भिजवाया है। सेठ जी ने वो पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, सेठ जी, आपके पास एक अत्यंत गरीब व्यक्ति को मैं भेज रहा हूँ, किंतु अगर आप इसकी शादी अपनी बेटी से करा दे तो मैं इसे अपना आधा राज्य देकर इसकी दरिद्रता दूर कर दूंगा। राजा मोहन सिंह का पत्र पढ़ने के बाद सेठ जी सोचने लगे, युवक तो सुंदर और बलिष्ठ है, फिर जब महाराज आधा राज्य देने को तैयार है तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मुझे ये शादी मंजूर है। आओ युवक, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। शादी? शायद महाराज ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। लो, ये पत्र पढ़ो। पत्र पढ़ते ही वो गंभीर संकट में पड़ गया और सोचने लगा, अब इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं वो नहीं हूँ जो ये मुझे समझ रहे हैं। मुझे सेठ जी को साफ साफ कह देना चाहिए। रामू ये सोच रहा था कि तभी सेठ जी बोले, अरे बेटा, बातें तो बाद में भी होती रहेगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लो। सेवकों, जाओ और तुरंत ही शादी की तैयारियां करो और हमारे दामाद के लिए स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आओ। फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। बेचारा रामू अपनी बात कहने के लिए बहुत मचला। अंत में इसे भगवान की इच्छा मानकर खामोश हो गया। उधर राजा मोहन सिंह सोचने लगे, अब तक किशोर की काफी आवभगत हो चुकी होगी, शायद शादी भी हो चुकी होगी। अब जब वे अपनी दुल्हन के साथ यहाँ आएगा तो उसे आधा राज्य देकर मैं उसकी किस्मत बदल दूंगा और महामंत्री जी की बात को झूठी साबित कर दूंगा। फिर रात होते ही महाराज अपने गांव में गए तो उन्हें किशोर दिखा।
किशोर को देखकर राजा का भ्रम टूट गया। अरे तुम तो बहुत शीघ्र ही वापस आ गए। क्या मेरी चिट्ठी पहुंचा है? दुआई है महाराज, दुआई है। कल महल से निकलते ही मुझे ठंड लग गई और मैं बीमार पड़ गया, इसलिए खुद नहीं जा सका। क्या बकते हो? फिर वो चिट्ठी कहाँ है? कोई बहुत जरूरी चिट्ठी समझकर मैंने उसे अपने एक मित्र के हाथों वहाँ भिजवा दिया था। मैं तो इसकी किस्मत पलटना चाहता था, किंतु इस कमबख्त ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अब तो उसके लौटने पर उसे ही आधा राज्य देना होगा, वरना सेठ जी के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। शायद महामंत्री जी ठीक ही कहते थे। इस कमबख्त ने उनके सामने भी मेरी नाक कटवा दी, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। महामंत्री जी की बात को गलत साबित करके ही रहूंगा। किशोर, तुम बीमार पड़ गए, इसमें तुम्हारा क्या दोष? बल्कि तुमने हमारा काम तो अधूरा नहीं छोड़ा। खैर, अभी तुम जाओ और कल सुबह जाते समय अपना इनाम ले जाना। बहुत अच्छा महाराज, अब मैं खेतों की ओर जाता हूँ। चलते हुए किशोर सोचने लगा। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। सुबह महाराज मुझे इनाम देंगे, काम भी नहीं करना पड़ा और कल इनाम भी मिल जाएगा। फिर सुबह होने पर किशोर महाराज के पास गया। ये ढोलक ले जाओ, यही तुम्हारा सही पुरस्कार है, मगर इसे बजाना घर जाकर ही। मैं इसे पाकर धन्य हुआ महाराज। फिर किशोर वो ढोलक लेकर वहाँ से चला जाता है। चलो और कुछ नहीं तो एक दिन की छुट्टी तो मिली। आज सारा दिन चैन की लंबी नींद लूंगा। लेकिन महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्यादा नहीं तो 100 या 200 स्वर्ण मुद्रा ही इनाम में दे देते। दिया क्या, एक ढोलक। रास्ते में सुरेश, जो कि एक बनिया था, किशोर को देखकर बोला। क्या बात है भाई किशोर, बड़े उदास लग रहे हो। क्या बताऊं सुरेश भाई, जमाना इतना बदल गया है कि आजकल के राजा महाराजा भी कैसे कैसे घटिया इनाम देने लगे हैं। क्या हुआ किशोर, पूरी बात बताओ। देखो महाराज ने मुझे इनाम में क्या दिया है, ये घटिया सी ढोलक। किशोर की बात सुन बनिया सोचने लगा। मुझे ये ढोलक इससे हथियार लेनी चाहिए। मन में ये निश्चय कर वह मक्कारी भरे स्वर में बोला। वाकई किशोर भाई, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस ढोलक को मुझे भेज दो। मैं इसके तुम्हें पूरे 10 रुपए दूंगा। मुझे ये सौदा मंजूर है। फिर किशोर 10 रुपए लेकर वहाँ से चला गया और बनिया ढोलक लेकर अपने घर चला गया। ये क्या कबाड़ उठा लाए हो जी? भाग्यवान, ये कबाड़ नहीं है, इसे मैंने पूरे 10 रुपए देकर खरीदा है, समझी। मुझे नहीं रखना इसे घर में, भाड़ में गई तुम्हारी ये ढोलक। यह कहते हुए उसने ढोलक को जोर से जमीन पर पटक दिया। ढोलक जमीन से टकराते ही फट गई और उसमें से ढेरों सोने के सिक्के निकलकर बिखर गए। देखो भाग्यवान, हमारे दिन फिर गए। अब इस धन से हम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप कितने अच्छे हैं जी। उधर जब किशोर रामू के घर के सामने से गुजरा तो सोचने लगा। चलो मैं रामू से भी मिलकर आ जाता हूँ, उसी से पूछ आता हूँ कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था। किशोर ये सोचकर रामू के पास चला गया और वहाँ सुंदर स्त्री को देखकर बोला। ये कौन है रामू? तुम्हारी बेवकूफी और आलसीपन का नतीजा। तुम इस पत्र को पढ़ो। पत्र पढ़ने के बाद किशोर ने अपना सिर पीट लिया। कितना मूर्ख हूँ मैं। ये चिट्ठी लेकर मैं ही सेठ जी के पास जाता तो रामू की जगह ये सेहरा मेरे सिर पर बंधा होता और आधा राज्य भी मुझे मिल जाता। किशोर, काम करो, चोरी का यही फल होता है। घर आए भाग्य को तुमने ठोकर मार दी, अब फिर से जाकर पहरेदारी करो। रामू की यह बात सुनकर किशोर को कुछ याद आया। ओह, कहीं इनाम की उस ढोलक में भी तो कोई भेद नहीं। इतना बड़ा राजा और एक छोटी सी ढोलक मुझे दी। मुझे बनिए से वो ढोलक वापस लेनी होगी। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ। फिर किशोर बनिए के घर पहुँचा। अरे भाई सुरेश, मुझे मेरी ढोलक वापस दे दो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 10 रुपए। अरे कौन सी ढोलक, कैसे 10 रुपए? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर किशोर वहाँ से अपने घर की ओर चला गया।
फिर रात को जब राजा ने उसे पहरे पर देखा, ये क्या, इसे अब मेरी नौकरी करने की क्या जरूरत है? लगता है इसे अभी ढोलक का भेद मालूम नहीं हुआ है। अरे किशोर, क्या तुमने हमारी दी हुई ढोलक को बजाई नहीं? नहीं महाराज, दरअसल मुझे कल रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैंने वो ढोलक बेच दी। क्या बेच दी? कितने रुपए में बेची? 10 रुपए में महाराज। ये तुमने क्या किया मूर्ख? उस ढोलक में मैंने तुम्हारे लिए सोने के सिक्के भर रखे थे। मुझसे भूल हुई महाराज, क्षमा करे मुझे। इसका भाग्य बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो गया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर राजा ने उसे एक पत्र दिया। ये पत्र ले जाकर तुम महामंत्री जी को दे दो। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री जी की लड़की तो शेर जी की लड़की से भी अधिक सुंदर है और आधा राज्य भी शायद महाराज मुझे दे देंगे। लगता है महाराज अब बुढ़ापे में तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाना चाहते हैं। खैर मुझे क्या। महामंत्री के पास पहुंचकर किशोर ने पत्र उन्हें पकड़ा दिया। पत्र पढ़ते ही महामंत्री क्रोध में बोला, सैनिक, इसे पकड़कर कारागार में बंद कर दो। मगर मेरा जुर्म क्या है मंत्री जी, ये तो बताइए। लो, पढ़ो ये पत्र, सब समझ जाओगे। किशोर ने पत्र पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उस पत्र में लिखा था, ये व्यक्ति बेहद कामचोर और आलसी है, इसे पकड़कर तुरंत कारागार में डाल दो। सैनिकों ने किशोर को पकड़कर कारागार में डाल लिया और किशोर अब अपने आलसीपन की सजा भुगतने लगा। जब रामू को किशोर के कारागार में डालने की खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ और रामू तुरंत ही राजा मोहन सिंह से मिलने के लिए महल पहुंच गया। कहो रामू, कैसे आना हुआ? मैं आपसे किशोर के बारे में बात करने आया हूँ महाराज। उस कमबख्त का नाम भी मत लो मेरे आगे। उसकी किस्मत बदलने के चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब मैं जान गया हूँ कि उसकी किस्मत में वो सब नहीं है। राजा ने सारी बात रामू को बताई। महाराज, आप इस समय क्रोध में हैं और क्रोध में तो देवता तक अपना होश खो बैठते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, भाग्य वाली बात एकदम गलत है। मेहनती व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। रामू, वो अभागा वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। महाराज, मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि वो अगर अपना आलसीपन छोड़ दे तो अपना भाग्य बदल सकता है। ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। अगर इस बीच तुम ये बात सिद्ध ना कर सके तो तुम्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है महाराज, मुझे ये मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको किशोर को कारागार से मुक्त करना होगा। फिर महाराज के आदेश पर किशोर को कारागार से छोड़ दिया गया। अब तुम्हें अपना ये आलसीपन छोड़ना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सकता है। हाँ रामू भाई, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है, मेरे इस आलसपन की वजह से ही मैंने काफी कुछ मुसीबतें झेली है। फिर दिन गुजरते चले गए। महाराज, खबर मिली है कि अपने राज्य में एक बहुत ही शातिर चोर घूम रहा है, जिसने अपने आधे राज्य में चोरी कर ली है। महामंत्री जी, जल्दी से जल्दी उस चोर के बारे में पता लगाया जाए और उसे आजीवन के लिए कारागार में डाल दिया जाए। लेकिन कुछ दिनों में ही किशोर ने शातिर चोर को पकड़ लिया। बधाई हो महाराज, शातिर चोर पकड़ा गया। क्या सच? पर ये हुआ कैसे? और वो युवक कौन है जिसके बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत ही बहादुरी से उस चोर से लड़ा? महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी है। कल तक आप जिसे मूर्ख, जाहिल, आलसी और अभागा कहते थे, आज उसी के कारण हमारा राज्य बच पाया है। हाँ रामू, तुमने तो किशोर का भाग्य ही बदल दिया। उसी समय किशोर दरबार में उपस्थित हुआ। किशोर, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। ये तो आपका ही आशीर्वाद है महाराज, क्योंकि आपने ही मुझे एक नई राह दिखाई है, नहीं तो मैं पहले क्या ही था। फिर राजा मोहन सिंह ने किशोर को आधे राज्य का उत्तराधिकारी बनाते हुए उसकी शादी सचमुच में ही महामंत्री की अत्यंत सुंदर बेटी से धूमधाम से करा दी। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से ये सीखा कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाग्य नहीं बदल सकता, मनुष्य खुद ही अपना भाग्य बदल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।